तो अब हम पढ़ेंगे नया चैप्टर सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, कॉर्पोरेशन एंड कंपटीशन, सोशल आइडेंटिटी, इन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, नेचर एंड कॉजेस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। So actually में social influences and group processes होता क्या है? So the process by which the action of an individual or group affect the behavior of others। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप के जो एक्शंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं दूसरों के बिहेवियर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक फ्रेंड है, उसे फुटबॉल बहुत पसंद है या उसे क्रिकेट बहुत पसंद है, वो रोज खेलने जाता है, आप रोज उसे देखते हैं, तो एक ना एक दिन आपका भी मन करेगा कि यार मैं भी इसकी तरह खेलूं या मैं भी इसके साथ खेलने जाऊं। तो क्या हुआ? उसके एक्शंस ने आपके बिहेवियर को अफेक्ट करा। तो ये हो गया सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। इसके अंदर आता है व्हाट इज अ ग्रुप। ग्रुप होता क्या है? तो ग्रुप होता है एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो आपस में इंटरैक्ट करता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिनके कोई कॉमन मोटिव्स होते हैं, जिनके एक सेट ऑफ रोल होते हैं और नॉर्म्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली, आप लोग अपनी फैमिली में एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप लोग अपनी फैमिली पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी फैमिली से फाइनेंशियली, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप लोगों की फैमिली में किसी को फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी फैमिली को भुगतने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए फिर आ जाता है कॉमन मोटिव। तो आपकी फैमिली का कॉमन मोटिव क्या हो गया कि हमें उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आना है, हमें उससे बाहर निकलना है। तो इसलिए ये लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इन लोगों का कोई एक कॉमन मोटिव होता है, गोल होता है या पर्पस होता है। ठीक है, तो ग्रुप में होते हैं सेट ऑफ रोल्स। इसको हम ले लेते हैं जैसे आपकी मदर का क्या रोल है? वो किचन में खाना बनाती हैं, आप लोगों का ध्यान रखती हैं। आपके फादर का क्या रोल है? वो बाहर बिजनेस करने के लिए जाते हैं। आपका क्या रोल है? आपका डॉटर का रोल है, आपका सन का रोल है, आपका रोल है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, बड़ों से अच्छे से बात करें। तो ये हो गया सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप्स अमंग इट्स मेंबर्स एंड हैव अ नॉर्म दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। और कुछ नॉर्म्स, वो लोग अपने ग्रुप के लिए कुछ नॉर्म सेट करते हैं। जैसे आते ही हम लोग आपस में हैंडशेक करेंगे या एक दूसरे को नमस्ते करेंगे, तो उन लोगों का एक प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं जिससे ग्रुप में लोग आपस में अच्छी तरह बिहेव करें। हमारे ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो उन लोगों में होती है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हम लोग एक साथ हैं, अगर हम लोग परेशान हुए या कुछ भी हुआ तो दूसरे लोग हैं हमें संभालने के लिए। तो ये होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, तो वो लोग एक सोशल यूनिट होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल होते हैं जो परसीव करते हैं देमसेल्व्स एज अ बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप। जो लोग समझते हैं कि हाँ ये ग्रुप हमारा है, इस ग्रुप के लोग हमारे हैं। ठीक है, जिन लोगों का कोई कॉमन मोटिव होता है, वो लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओके। तो ग्रुप के जो लोग होते हैं वो आपस में एक जॉइंट एसोसिएशन होते हैं जो एक दूसरे को सेटिस्फाई करने का ट्राई करते रहते हैं। जैसे आपके मदर, आपके फादर और आप लोग क्या हो गए? आप लोग एक जॉइंट एसोसिएशन हो गए। आपकी मम्मा अच्छा खाना बनाती हैं तो वो क्या कर रही हैं? वो आपको सेटिस्फाई करने का ट्राई कर रही हैं। आप चाहते हैं कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं, आप अच्छे से पढ़ें ताकि आप अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करें। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एक दूसरे को सेटिस्फाई करने का ट्राई करते रहते हैं। ओके, तो दे आर स्ट्रक्चर्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स। उन लोगों के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें बिहेव करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 तरीके के ग्रुप होते हैं, क्राउड, टीम एंड ऑडियंस। तो पहले हम पढ़ेंगे क्राउड के बारे में। क्राउड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक, मान लीजिए आप एक्सीडेंट हो गया, तो जितने भी आसपास के लोग हैं वो लोग वहां पर आके खड़े हो जाते हैं। ना ही उनका कोई कॉमन मोटिव होता है, ना ही उनका कोई कॉमन गोल होता है, ना ही पर्पस होता है, ना ही उन लोगों में कोई सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। ना ही वो लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वो लोग बस एक जगह आके खड़े हो जाते हैं।
तो क्राउड क्या हो गया, इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ पीपल who may be present at the same place or situation by chance। ठीक है, मतलब वो लोग बाय चांस एक जगह पर आ गए, उन्होंने एक्सीडेंट देखा और वो लोग बाय चांस आपस में आके खड़े हो गए और वो लोग ग्रुप बन गए, तो इसको बोलते हैं क्राउड। अब हम पढ़ेंगे टीम। व्हाट इज टीम? टीम स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती हैं और वो कमिटेड होते हैं कॉमन गोल और पर्पस से। ठीक है, वो लोग म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं सारी एक्टिविटीज के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स मतलब जैसे आप समझ लीजिए क्रिकेट मैच है तो सबके पास एक एक कॉम्प्लीमेंट, सबके पास अपनी अपनी स्किल्स हैं, कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई बॉलिंग में अच्छा है, कोई फील्डिंग में अच्छा है। तो उन लोगों के पास क्या हो गया, वो लोग अपनी अपनी स्किल्स दिखा के अपने कॉमन मोटिव या गोल पर पहुंचना चाहते हैं कि हमें ये मैच जीतना है। तो वो लोग कमिटेड होते हैं कॉमन गोल और पर्पस से अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ, और वो लोग म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं फॉर देयर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट मैच में किसी एक की वजह से तो आप लोग नहीं जीत सकते या किसी एक की वजह से आप लोग नहीं हार सकते। ठीक है, तो उस मैच में जो भी कुछ होगा उसके लिए जितने भी मेंबर्स होंगे वहां के उस टीम के, वो लोग म्यूचुअली अकाउंटेबल होंगे। मतलब वो लोग किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करेंगे अपनी हार के लिए या अपनी जीत के लिए। उन लोगों में क्या होता है, उन लोगों में एक पॉजिटिव सिनर्जी होती है एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट। तो सिनर्जी का मतलब क्या होता है, सिनर्जी का मतलब होता है कंबाइंड एक्शन और पावर। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों के पास एक कंबाइंड एक्शन होता है, कंबाइंड पावर होता है, जिसकी वजह से वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम करते हैं। तो ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस स्पेशल पर्पस के लिए एक जगह असेंबल होती है, वो लोग बाय चांस नहीं आते हैं, वो लोग एक स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई सिंगिंग कॉन्सर्ट हो रहा है या कहीं पे कोई डांसिंग शो हो रहा है, तो उन लोगों का पर्पस क्या है, वो लोग इस पर्पस के साथ आते हैं कि हम लोगों को ये देखना है, तो वो लोग एक स्पेशल पर्पस के साथ वहां पर आते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंसेस होती हैं जनरली पैसिव। ये लोग पैसिव का मतलब होता है शोइंग नो रिएक्शन फीलिंग और इंटरेस्ट। इसका मतलब वो लोग एक जगह बिना किसी रिएक्शन के साथ बैठे हुए वो कॉन्सर्ट देख रहे हैं, उन लोगों में कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग आराम से अपने पर्पस के लिए आए हैं और वो बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, बिकम मॉब्स व्हेन दे गो इनटू फ्रेंजी। लेकिन ऑडियंस क्या होता है, कभी कभार ना ऑडियंस मॉब्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंजी क्या होता है, फ्रेंजी एक्टिविटी दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल। फ्रेंजी वो एक्टिविटी होती है जो कंट्रोल में नहीं आती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो ऑडियंसेस होती है ना वो बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप बैठ जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इतने भड़क जाते हैं, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल में नहीं आ पाती हैं, और वो ऑडियंसेस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मॉब्स में। ओके, तो मॉब्स क्या होते हैं, इन मॉब्स देयर इज अ डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस, पोलराइजेशन इन अटेंशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है डिविजन इन अटेंशन एंड एक्शन इन अ कॉमन डायरेक्शन। ठीक है, तो उन लोगों का पोलराइजेशन इन अटेंशन होता है और उनके जो एक्शन होते हैं वो कॉमन डायरेक्शन में होते हैं। मान लीजिए आप कोई कॉन्सर्ट देख रहे हैं, कोई सिंगिंग कॉन्सर्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो सिंगर है उसने कुछ कुछ गलत बात बोल दिया, कुछ गलत वर्ड्स बोल दिए, तो वो जो ऑडियंस होगी वो एकदम से एग्रेसिव हो जाएगी, वो एकदम से भड़क जाएगी, उनकी जो एक्टिविटीज होंगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी या नॉट अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब वो क्या हो गया, वो जो ऑडियंस थी वो मॉब में कन्वर्ट हो गई, उनके उनके अटेंशन पोलराइज हो गए, एक्शन इन अ कॉमन डायरेक्शन, और उनके जो एक्शंस हो गए वो एक कॉमन डायरेक्शन में जाने लगे, मतलब वो सब एग्रेसिवली बिहेव करने लगे। अब आ जाते हैं, मॉब बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय होमोजेनिटी ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर एज वेल एज इम्पल्सिविटी। तो होमोजेनिटी क्या हो गया, होमोजेनिटी होता है हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मॉब क्या होता है, उन लोगों के ना एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है थॉट में, कि मतलब जैसे हम लोग एग्रेसिव हैं, हमें ये करना है तो करना है, वो लोग बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉब।
तो अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन टीम्स एंड ग्रुप्स। टीम्स एंड ग्रुप्स में क्या अंतर होता है? ग्रुप परफॉर्मेंस इज डिपेंड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। तो हमारे ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप्स में जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, ठीक है। और इसमें टीम्स में क्या होता है, बोथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड टीम वर्क मैटर। तो हम इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक जगह ग्रुप थेरेपी हो रही है, ठीक है। तो ग्रुप थेरेपी में क्या होगा, ग्रुप थेरेपी कब कब जाके हमारी एक कॉमन मतलब ग्रुप थेरेपी हमारी कब कामयाब होगी, जब हमारा एक एक पर्टिकुलर मेंबर उसमें उसमें बोलेगा, अपनी बातचीत करेंगे, अपने बातें बताएंगे। तो ठीक है, तो मतलब वो लोग एक एक मेंबर कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो वो हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी होता है ग्रुप में, ठीक है। टीम में क्या होता है, बोथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस एंड टीम वर्क मैटर। इसमें क्या होता है, टीम में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं इन सबका टीम वर्क मैटर करता है, कि मतलब ये लोग आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे रहते हैं। तो मतलब जैसे मैंने क्रिकेट मैच की बात बताई, तो उसमें जितने भी लोग होंगे सबका कोऑर्डिनेशन ही काम आएगा ना, किसी एक की वजह से तो हम नहीं जीत सकते। तो इसलिए इसमें टीम वर्क मैटर करता है। अब ग्रुप्स में क्या होता है, द लीडर होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क। जैसे मैंने आपको ग्रुप थेरेपी की बात बताई, तो उसमें जो काउंसलर होगा या जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस ग्रुप में जो भी काम होगा उसके लिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देयर इज अ लीडर, द मेंबर हु होल्ड देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें टीम में क्या होता है, टीम में लीडर तो होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं ना, जैसे मैंने बोला लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम करते हैं। तो इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सभी आपस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया ग्रुप्स एंड टीम्स का। अब आ जाता है व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। लोग ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन करते हैं? लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं सिक्योरिटी के लिए, जो उन लोगों को एक सेंस देता है कंफर्ट, प्रोटेक्शन, जो उन लोगों को स्ट्रॉन्गर फील कराता है, ठीक है। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो आप अपनी फैमिली में कंफर्टेबल फील करेंगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ प्रोटेक्टेड फील करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि हाँ मेरे साथ कोई है, और आप लेस वल्नरेबल हो जाएंगे टू थ्रेट्स, ठीक है। आप लोगों को कम डर लगेगा कि यार ये मुझे आके मार देगा या ये मुझे आके कुछ कर देगा। आप लोग ये सब ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल होंगे और आप लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी। अब आता है हमारा स्टेटस। स्टेटस क्या होता है, स्टेटस फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, सपोज योर स्कूल विंस in an intense institutional debate competition, you feel proud and think that you are better than others, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपको एक स्टेटस मिल जाता है, आपको लगता है कि हम लोगों का स्कूल डिबेट जीत गया, तो हम लोग अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं और हम लोग दूसरों से बेहतर हैं। तो इसमें क्या आ जाती है, इसमें आ जाती है एक फीलिंग ऑफ रिकॉग्निशन, आप अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड फील करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका गोल अचीवमेंट। ग्रुप वर्क ऑन अ पावर ऑफ मेजॉरिटी। ग्रुप क्या करता है, पावर ऑफ मेजॉरिटी में वर्क करता है, दैट कैन नॉट बी एंड दस हेल्प इन अचीविंग दोज गोल्स दैट कैन नॉट बी अटेन्ड इंडिविजुअली। तो ग्रुप अचीवमेंट का मतलब क्या हो गया, ग्रुप अचीवमेंट, आप ग्रुप इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर या आप एक कॉमन गोल पे पहुंच सकें। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंपनी खोलनी है, आप कंपनी अकेले तो खोल नहीं सकते, आपको उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। या आपको कुछ मैच खेलना है तो आप वो अकेले नहीं खेल सकते हैं, आपको उसमें भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये वो गोल ऑफ अचीवमेंट का मतलब ये आपके वो गोल्स पूरे करता है जो आप अकेले अटेन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप गिव्स अस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडन आवर व्यूज। आप लोग जैसे आप ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो 4 लोग आपस में बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इधर उधर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी,
उससे आपकी इंफॉर्मेशन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉडन होगा। तो इससे क्या मिलता है, एक ग्रुप का मेंबर होने का ये भी एक फायदा है कि आपको नॉलेज मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके व्यूज और ज्यादा ब्रॉडन होते हैं। सो देयर आर सम कॉन्टैक्ट एंड सम फॉर्म ऑफ इंटरैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ओके, would you have been friends if you were not living in the same colony or going at the same school or maybe playing in same playground? Probably your answer would be no. ठीक है, तो ये होता है आपका प्रॉक्सिमिटी। जब आप किसी से बाहर जाएंगे, आप मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो ही तो आप उसके दोस्त बनेंगे, तो ही तो आप उसको जानेंगे ना। तो ये होता है आपका प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, आप लोगों के कोई कॉमन इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, आप लोगों का कोई एटीट्यूड एंड बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स, ये सब होता है कॉमन इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बैकग्राउंड, ये सब होते हैं इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं प्रॉक्सिमिटी के। अब हमारा आ जाता है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी क्या होता है? पीपल प्रीफर कंसिस्टेंसी एंड इंटर्न रिलेशनशिप्स दैट आर कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलैरिटी आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल you like playing football and another person in your class also loves playing football, there is a matching in your interest. okay, तो जैसे आपके फ्रेंड्स को भी फुटबॉल पसंद है, आपको भी फुटबॉल पसंद, तो आपका क्या हो गया, एक कॉमन इंटरेस्ट हो गया, मतलब आप लोगों में सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमिलैरिटी। फिर आ जाता है हमारा कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स क्या होता है? इसमें आप ले लीजिए, सपोज यू वांट टू टीच चाइल्ड इन अ स्लम एरिया। ठीक है, who are unable to go to school। आप किसी चाइल्ड को पढ़ाना चाहते हैं किसी स्लम एरिया में जो स्कूल नहीं जा पा रहा है। You cannot do this alone because you have your own studies, your own homework, and therefore from a group of like-minded friends and started teaching these children। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने ना ऐसे कोई फ्रेंड्स ढूंढेंगे जिनका मतलब ये कॉमन मोटिव होगा, कॉमन गोल होगा, ताकि वो आपकी हेल्प करें और उन बच्चों को जाके पढ़ा सके। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन की कितनी स्टेजेस होती हैं? सो टकमैन सजेस्टेड दैट ग्रुप पासेस थ्रू 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो ग्रुप होता है वो 5 डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस से गुजरता है। नंबर 1 इज फॉर्मिंग, नंबर 2 इज स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, performing and finally adjourning। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले आता है फॉर्मिंग। तो फॉर्मिंग क्या होता है? फॉर्मिंग मतलब when group members first meet there is a great deal of uncertainty about the group। ठीक है, फिर क्या होता है? the goal and how it is to be achieved। तो ये होता है हमारा फॉर्मिंग। तो इसमें क्या होता है? पीपल आर ट्राइंग टू नो ईच अदर। ये लोग आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और असेस करते हैं कि हम इस ग्रुप में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, तो उसमें ये सब चेक करते हैं लोग। देन फिर आता है हमारा स्ट्रॉमिंग। स्ट्रॉमिंग क्या होता है? When this stage is completed, some sort of hierarchy of leadership in this group develops। तो इसमें क्या होती है? जब ये स्टेज कंप्लीट होती है तो इसमें सम सॉर्ट ऑफ हायरार्की आ जाती है लीडरशिप में इन द ग्रुप एंड डेवलप्स एंड अ क्लियर विजन एज टू हाउ टू अचीव द ग्रुप गोल। और इन लोगों के पास इस क्लियर विजन आ जाता है कि हम लोगों को ग्रुप गोल कैसे अचीव करना है। फिर आता है हमारा नॉर्मिंग। ठीक है, तो नॉर्मिंग में क्या होता है? ग्रुप मेंबर डेवलप नॉर्म रिलेटेड टू ग्रुप बिहेवियर लीडिंग टू पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं? एक नॉर्म डेवलप करते हैं। ठीक है, नॉर्म मतलब जैसे हम लोग आते ही हाथ मिलाएंगे या हम लोग आते ही नमस्ते करेंगे, ताकि ग्रुप में एक पर्टिकुलर बिहेवियर बना रहे, एक पॉजिटिव बिहेवियर बना रहे। तो ये होता है नॉर्मिंग। फिर आती है हमारी परफॉर्मिंग स्टेज। ठीक है, तो परफॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है? द ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स अचीविंग द ग्रुप गोल।
फॉर सम ग्रुप्स दिस मे बी द लास्ट स्टेज ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रुप होता है वो आगे मूव करने लगता है अपने ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग क्या होता है, दे मे बी अनदर स्टेज वेयर वन द फंक्शन इज ओवर द ग्रुप इज डिसबैंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ओवर हो जाता है तो जो ग्रुप होता है वो डिसबैंडेड हो जाता है। ठीक है, मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है। तो ये एडजॉर्निंग क्या होता है, एडजॉर्निंग फॉर एग्जाम्पल मतलब इन द केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटी फॉर अ ग्रुप फंक्शन। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में कोई ग्रुप फंक्शन है और आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बिठाई। ठीक है, तो वो पूरा प्लान करेगा कि फंक्शन कैसे होगा, किसकी परफॉर्मेंस पहले होगी, किसकी परफॉर्मेंस बाद में होगी। तो जब आप एक पर्टिकुलर गोल पे पहुंच जाएंगे, आप वहां तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी होगी वो डिसबैंडेड हो जाएगी। ठीक है, वो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने गोल तक तो पहुंच गए, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है एडजॉर्निंग। देन हम पढ़ेंगे 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। तो इसमें नंबर 1 पे आता है रोल। रोल क्या होते हैं, आर सोशली डिफाइंड एक्सेप्शनल्स expectations are socially defined expectations that individuals in a given situation are expected to fulfill। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करता है जो इंडिविजुअल एक गिवन सिचुएशन में क्या इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो एक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रोल्स। तो रोल्स का आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव द रोल ऑफ अ सन और अ डॉटर एंड विद दिस रोल देर आर सर्टेन रोल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जैसे आप सन या आप बेटा है या किसी की बेटी है, तो आपसे कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इंक्लूडिंग द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन इन अ पर्टिकुलर रोल। एज अ डॉटर और अ सन यू आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, लिसन टू देम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड योर स्टडीज। ठीक है, तो अगर आप सन है या डॉटर हैं तो आपसे ये सब एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप बड़ों की बात सुने, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, या आप अपनी स्टडीज की तरफ थोड़ा सा सीरियस हो, या आप अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोल। देन हमारा आता है नॉर्म्स। तो नॉर्म्स में क्या होता है, दे मे बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप अनस्पोकन रूल्स। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स ना कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं। ये रूल्स ना ही कोई बोलता है ना ही कोई बनाता है, बस ये बन जाते हैं। लाइक आप समझ लीजिए, लाइक इन योर फैमिली देयर आर नॉर्म्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, आपकी फैमिली में कुछ नॉर्म्स होंगे जो आपके फैमिली मेंबर के बिहेवियर्स को गाइड करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग आपस में अच्छे से बात करें, आप लोग आपस में मिलजुल के रहें। तो ये होता है हमारा नॉर्म्स। देन फिर आ जाता है हमारा स्टेटस। तो हमारा स्टेटस क्या होता है, हमारा स्टेटस होता है रिलेटिव सोशल पोजीशन गिवन टू अ ग्रुप मेंबर। ठीक है, तो ये एक सोशल पोजीशन होती है जो हमारे ग्रुप मेंबर को दी गई होती है। ठीक है, ये या तो फिर ये एस्क्राइब्ड होती है या फिर अचीव्ड होती है। ठीक है, एस्क्राइब्ड का मतलब होता है गिवन मे बी बिकॉज ऑफ वन सीनियरिटी, कि किसी को वो पोजीशन इसलिए दे दी कि चलो यार ये सीनियर है, ये बड़ा है, इसलिए पोजीशन दे देते हैं। तो ये होता है एस्क्राइब्ड, तो ये हो जाता है एस्क्राइब्ड। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अचीव्ड। अचीव्ड क्या होता है, अचीव्ड पोजीशन होती है दैट द पर्सन हैज अचीव्ड द स्टेटस बिकॉज ऑफ एक्सपर्टीज और हार्ड वर्क। अचीव का मतलब होता है किसी ने वो पोजीशन अचीव करी है अपने हार्डवर्क की वजह से। ठीक है, अपने क्योंकि वो किसी चीज में एक्सपर्ट है इसलिए इसने वो पोजीशन अचीव करी है, तो ये होता है अचीव। देन वी हैव कोहेसिवनेस। ठीक है, तो कोहेसिवनेस क्या होता है, रिफर टू टुगेदरनेस, बाइंडिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो कोहेसिवनेस क्या होता है, कोहेसिवनेस में जो होते हैं ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ अ हाईली कोहेसिव ग्रुप हैव अ ग्रेटर डिजायर टू रिमेन इन द ग्रुप इन कंपैरिजन टू दोज हु बिलोंग्स टू द लो कोहेसिव ग्रुप्स। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, जिन ग्रुप्स में ग्रेटर कोहेसिवनेस होती है उसमें लोग लंबा टिकते हैं, ज़्यादा लंबा रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस होती है, उनमें एक म्यूचुअल क्या बोलते हैं अट्रैक्शन होता है ग्रुप मेंबर्स में, ठीक है। तो इसलिए कोहेसिवनेस रिफर्स टू द टीम स्पिरिट ऑफ वी फील, ठीक है। तो इसमें एक स्पिरिट होता है कि वी आर फीलिंग और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ग्रुप, ठीक है। और इन लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है। हमारा वेज टू प्रिवेंट ग्रुप थिंकिंग। अब ग्रुप थिंकिंग को कैसे प्रिवेंट करा जाए? सो ये क्या होता है, रिक्वायर एनीवन इन द ग्रुप टू एलिवेट आइडियाज क्रिटिकली एंड रिवॉर्ड क्रिटिकल थिंकिंग इवन डिसएग्रीमेंट अमंग द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, इवन डिसएग्रीमेंट। तो इसको कैसे प्रिवेंट करा जाए? तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हमें ये करना चाहिए कि जैसे किसी की अलग थिंकिंग है या कोई आपकी चीज से डिसएग्री नहीं करता है, ठीक है, तो उसको भी आपको रिवॉर्ड करना चाहिए। आपको उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि आप मुझसे एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं या आप पूरे ग्रुप के साथ एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों को उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उनको रिवॉर्ड देना चाहिए या उनके डिसएग्रीमेंट के लिए उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। इस तरीके से आप ग्रुप थिंकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इनकरेज कर सकते हैं ग्रुप मेंबर्स को ताकि वो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस के साथ आए, वो ऑल्टरनेटिव आइडियाज के साथ आए और ज़्यादा अच्छे आइडियाज लाएं कि हम अपने ग्रुप को और कैसे अच्छा कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं ताकि हम दूसरे ग्रुप से बेटर बन सकें, ठीक है। इसमें हम एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ आउटसाइडर्स। अगर कोई ग्रुप से बाहर का कोई बंदा बोलता है तो हमें उन लोगों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है कि वो लोग हमारे ग्रुप के लिए कुछ अच्छा ही बता रहे हो सकता है कि उससे हमारे ग्रुप को ही कोई फायदा हो जाए, ठीक है। हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट और इनकरेज करना चाहिए फीडबैक्स को, ठीक है। हमें फीडबैक्स को सीरियसली लेना चाहिए, उन्हें चाहे फीडबैक नेगेटिव हो या फीडबैक पॉजिटिव हो, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप के ऊपर और अच्छे से काम कर सकें।